नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2023 समाप्त हो चुका है एंड वी कैन वेरी कन्विंसिंगली से कि ये अभी तक का ऑन रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा मुश्किल पेपर था जो कि हमने विटनेस किया है। इसको क्या क्या चीज़ें मुश्किल बनाती हैं, वैसे तो आपको मालूम ही होगा। इसमें हमने जो क्वेश्चंस देखे 49 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स करेक्ट पूछा गया था, ना कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स करेक्ट। उसके बाद 18 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन थे। 28 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि सिंगल लाइनर क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 95 क्वेश्चंस बेसिकली ऐसे थे जिसमें कि आप जो ट्रेडिशनली इस्तेमाल होने वाली एलिमिनेशन की टेक्निक्स थी उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। केवल 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि ट्रेडिशनल तरीके से पूछे गए थे, जहां पर आप लोग अपनी एलिमिनेशन वाली टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते थे। तो एक बात तो तय है कि इस बार का जो कट ऑफ है वो काफी कम जाने वाला है। और ये जो हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखे हैं ये हर सब्जेक्ट में देखने को मिले, फिर भले वो ज्योग्राफी हो, एनवायरमेंट इकोलॉजी हो, साइंस एंड टेक हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, कुछ भी क्यों ना हो, ये सभी तरह के क्वेश्चंस हमने सब जगह देखे थे। लेकिन आज का जो मेरा ये वीडियो है उसमें मैं इस बारे में चर्चा नहीं करने वाला हूं। हम ये देखने वाले हैं कि ज्योग्राफी को असल में किस तरीके से अप्रोच किया जाए। अगर ज्योग्राफी के पेपर को, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को ध्यान से देखा जाए तो एग्जैक्टली कहां से पूछे गए हैं एंड कितनी वेटेज है, जो कि अभी भी हम ये कन्विंसिंगली कह सकते हैं कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज में पेपर को दी गई है। उसी चीज की एनालिसिस आज के इस वीडियो में होने वाली है। आइए शुरू करते हैं। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, इसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको पहले ही बता दूं कि आई स्टिल बिलीव कि एनसीईआरटीज के बगैर आप ज्योग्राफी छोड़िए किसी भी और सब्जेक्ट में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यही लेसन है जो कि इस साल के पेपर ने हमें सिखाया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आप हमारी वीडियोस के ऊपर रिएक्शंस भी दे सकते हैं और अगर आपको कुछ सवाल हैं तो वो भी आप वहां जाकर के पूछ सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों, इसी वीडियो के उपलक्ष्य में मैं बल्कि कहना चाहूंगा कि बेसिकली हम लोग यानी कि पाथफाइंडर की पूरी टीम आपके लिए एक एनसीईआरटी डेडिकेटेड बैच लेकर आने वाली है जो कि 15 जून से शुरू होने वाला है। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज की वेटेज तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इस साल के पेपर के बाद लग रहा है कि हिस्ट्री और पॉलिटी की एनसीईआरटीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो उन सभी एनसीईआरटीज को इस डेडिकेटेड कोर्स में पढ़ाया जाएगा जिसकी कॉस्ट मात्र और मात्र 5,000 रुपए आपके लिए रखी गई है। एनरोल करते समय आप लोग मेरा कूपन कोड ANI UPSC इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं। नाउ मैं यहां पर आपको यह दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस में आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीट क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में हमने ये जरूर देखा कि कुछ ना कुछ उसका जो पर्टिकुलर हिस्सा था वो डायरेक्टली ज्योग्राफी एनसीईआरटीज में आपको देखने को मिल रहा था। आपके सामने है, मैं वन बाय वन करके आपको दिखाऊंगा। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमने ज्योग्राफी में देखा। ये ड्रेनेज को लेके क्वेश्चन था। झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, ये वाला जो सवाल था। दोस्तों इसका जो स्टेटमेंट नंबर 1 है ना, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, ये स्टेटमेंट एज इट इज आपको ड्रेनेज सिस्टम वाला जो चैप्टर है उसमें देखने को मिलता है, जो आपकी क्लास 11th वाली एनसीईआरटी है, जिसको कि हम लोग आपको हर बार पढ़ने को बोलते हैं, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। उसमें जो ड्रेनेज सिस्टम का चैप्टर है ये वाला आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड द वुलर लेक बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान through a deep narrow gorge. It joins the Chenab near Jhang in Pakistan. तो ये वाला स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दे देता है। बाकी दो स्टेटमेंट्स की बात फिलहाल नहीं करने वाला हूं, लेकिन पहला स्टेटमेंट आपको एज इट इज ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में देखने को मिलता है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर वैसे बात करें तो ये गलत है, क्योंकि कृष्णा रिवर डायरेक्टली कोलेरू लेक को फीड नहीं करती है। 2 और छोटी नदियां हैं जो कि इसको फीड करती हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 यहाँ पे डेफिनेटली ट्रू है। मियांडरिंग ऑफ गंडक रिवर होता है। मियांडरिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हमें ऑक्सबो लेक्स बनने को देखने को मिलती हैं जब मियांडरिंग बहुत बढ़ जाती है। और ये कंवर लेक जो है ये सुर्खियों में थी। क्यों सुर्खियों में थी? बिकॉज ये बिहार की एक रामसर साइट थी, इसी की वजह से ये वाला स्टेटमेंट आपसे यहाँ पे पूछा गया है। और ये अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे, दिस इज नॉट जस्ट ट्रू ओवर हियर, यहां पर आपने क्या देखा, पार्शियली एक स्टेटमेंट ऐसा है जो कि स्टैटिक आपके बेसिक सोर्स से पूछा गया है एंड सेकंड एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि आपसे करंट अफेयर से पूछा गया है। ये चीज आपको बार बार ये थीम देखने को मिलेगी इसी पेपर में। इसका बाय द वे जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया, डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा गया है। और आप सभी जानते हैं
ड्रेनेज को लेकर, एनसीईआरटी की ड्रेनेज वाले चैप्टर को लेकर यूपीएससी आज ही नहीं बल्कि कई बार कई सारे सवालों को पूछ चुकी है। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ पोर्ट्स। नाउ यहाँ पर अगेन एक स्टेटमेंट ऐसा है जो कि आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते थे। कमिंग टू स्टेटमेंट नंबर 3, विशाखापट्टनम पोर्ट की बात हुई है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया इसे कहा गया है। दोस्तों अगेन ये आपको देखना है, आपकी जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है, जिसमें कि हम लोग बच्चों को यही बोलते हैं कि केवल ये वाली एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है, जो दूसरी एनसीईआरटी है क्लास 12वीं की वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 11वां चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड का। इसमें जाकर के देखिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट लिखा हुआ है एट नावा शेवा वाज डेवलप्ड एज अ सैटेलाइट पोर्ट, ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। तो एटलीस्ट आप इस स्टेटमेंट को यहां से डायरेक्टली एलिमिनेट कर पाएंगे। रही बात ऑप्शन नंबर 2, ये देख लीजिए मुंद्रा पोर्ट, मैंने क्या कहा था, वही करंट अफेयर्स वाली आपको एक थीम देखने को मिलती है। ये स्टैटिक पार्ट है, ये करंट अफेयर्स वाला पार्ट है और दोनों को जोड़ दिया गया है। जो ये वाली चीज है ये डेफिनेटली ट्रू है, हमें सुर्खियों में देखने को मिला था। और जो कामराजार पोर्ट है इसके बारे में एनसीईआरटी जिक्र जरूर करती है, लेकिन इसके बारे में आपको इसका आंसर नहीं देखने को मिलता। ये बाय द वे एन्नोर पोर्ट का ही दूसरा नाम है। एन्नोर पोर्ट आपको चेन्नई के बिल्कुल बगल में देखने को मिलता है। चेन्नई का भी पोर्ट है, एन्नोर का भी पोर्ट है, और एन्नोर का पोर्ट पहला मेजर पोर्ट है इंडिया में जिसको कि कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाया गया है। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन सही देखने को मिलते हैं, बट अगेन एक ऑप्शन आपकी एनसीईआरटी से सॉल्व हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें कि हमने वेजिटेशन का क्वेश्चन देखा। अगेन ये भी एक रिपीटिंग थीम है, ड्रेनेज, वेजिटेशन एंड सॉइल्स की थीम हमें बार बार देखने को मिली है। इसमें बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस ट्रीज। दोस्तों अगेन आपका इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट वाली जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन का चैप्टर है, उसमें आप यहाँ पे देख पाएंगे क्लियरली बताया गया है जो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ओवरऑल जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है ये वो वाले वन होते हैं जो कि भारत में सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, और इसकी आपको आगे जाकर के स्पीशीज बताई गई हैं जिसमें टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ। तो ये रहा आपका टीक, ये रहा आपका महुआ। नाउ अगेन बोलना चाहूंगा, जैक फ्रूट को लेकर इस किताब में जिक्र नहीं किया गया है, दैट इज वेयर द क्वेश्चन बिकम्स डिफिकल्ट, आई अग्री, लेकिन ये 2 ऑप्शंस को तो आप एनसीईआरटी के माध्यम से सॉल्व कर सकते थे ना। तो महुआ और टीक आपको डेफिनेटली मालूम है कि सही है, और जैक फ्रूट यहाँ पे गलत है क्योंकि जैक फ्रूट जो है वो एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन वाली कैटेगरी में आता है, और इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब बन जाता है। अगेन वी हैव सीन, पहले तीनों क्वेश्चंस में हमें एनसीईआरटी का एक रोल देखने को मिला है। उसके बाद एग्रीकल्चर वाला जो सवाल आया था जिसमें पूछा गया है कि इंडिया हैज मोर अरेबल एरिया देन चाइना, प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इन इंडिया इज मोर। इसका जो जवाब है ये आपको डायरेक्टली ज्योग्राफी एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलता है। इसका जो जवाब है वो आपको इकोनॉमी के एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। इकोनॉमी के एनसीईआरटी में केवल आपको ये वाले स्टेटमेंट का आंसर देखने को मिलेगा, वेयर बाय इट इज क्लियरली रिटन कि इंडिया के पास ज्यादा अरेबल एरिया है एज कंपेयर टू चाइना। तो ये वाला जो है डेफिनेटली सही है। बाकी दोनों के सोर्सेज आपको देखने को नहीं मिलते हैं एनसीईआरटी में, और ये दोनों स्टेटमेंट्स थोड़े कठिन भी हैं। मेरे अकॉर्डिंग अभी तक सबसे टफ क्वेश्चन यही है जिसको हमें डील करना पड़ा। प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना, तो ये वाली बात यहाँ पे गलत है, ऐसा नहीं है। और एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन इज हायर देन दैट इन चाइना, ये तो हम लोग पढ़ते भी हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी असल में काफी कम है। तो ये जनरली अगेन ये चीजें हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ते रहते हैं, और ये चीज आपका स्टैटिक पार्ट से पूछा गया है कि इंडिया हैज मोर अरेबल एरिया एज कंपेयर टू चाइना। सो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। बट अगेन हमें पार्शियली इसमें एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी का देखने को मिला। यहाँ पर आई वुड लाइक टू ऐड कि जो इकोनॉमी के एनसीईआरटीज हैं उसका वेटेज केवल इकोनॉमी के लिए नहीं बल्कि ज्योग्राफी में भी देखने को मिलेगा। एक और सवाल आगे आएगा जहां पर क्वेश्चन एज इट इज इकोनॉमी के एनसीईआरटी से ही उठाया गया है। आई विल इवन शो दैट टू यू। नेक्स्ट, मार्शलैंड की बात करते हैं। इसका सोर्स डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है। दिस वाज अ वेरी वेरी टफ क्वेश्चन, वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। इसमें जो इसका सही जवाब है रन ऑफ कच्छ है, इसको लेकर हमने वैसे डिस्कशन करी हुई है, बट आई विल फिलहाल इसको हम वैसे छोड़ देते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी से डायरेक्टली आंसर नहीं हो रहा है और ये टफ भी था। अगला सवाल, ये दोस्तों एनसीईआरटी में इसका जिक्र 2 बार हुआ है, 2 एनसीईआरटीज में हुआ है। एक तो 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी में देखने को मिला है, और उसके बाद इसी का जिक्र हमें फिर 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी में देखने को मिला है। और दोनों में ही एक जो रिपीटिंग थीम है वो कौन सी है, दैट इज द चैप्टर ऑन मिनरल्स एंड रिसोर्सेज। और दोस्तों ये वाला जो मिनरल्स एंड रिसोर्सेज का चैप्टर है इसमें बड़ा ही क्लियरली मेंशन्ड है कि इल्मेनाइट एंड रोटाइल आर द 2 चीफ मिनरल्स ऑफ टाइटेनियम। ये आपके सामने मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं प्रूफ के तौर पे, ये देख लीजिए। कंटेम्प्रेरी इंडिया 10वीं क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है ये। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये देख लीजिए
मोस्ट टूथपेस्ट आर मेड व्हाइट विद टाइटेनियम ऑक्साइड विच कम्स फ्रॉम मिनरल्स जैसे कि रूटाइल, इल्मेनाइट एंड एनाटेज। तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगेन हमें एनसीईआरटी की ही इसमें थीम देखने को मिल जाती है, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी गलत नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये कठिन थे। ये कठिन इसलिए थे बिकॉज इसका कोई जिक्र एनसीईआरटी में नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 37 कोबाल्ट वाला क्वेश्चन, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट पूछा गया है, और उसके बाद आपसे ये वाला सवाल कॉन्गो बेसिन वाला। ये दोनों ही क्वेश्चंस कठिन थे। लेकिन अगर आप कोबाल्ट वाले में थीम देखेंगे तो थीम क्या है? थीम बेसिकली करंट अफेयर्स की थीम है, और थीम बेसिकली लिथियम की थीम है, क्योंकि हमने लिथियम पे तो बहुत फोकस किया लेकिन हमने कोबाल्ट पे उतना फोकस नहीं किया। तो दिस बिकम्स अ रिलेटिवली टफ क्वेश्चन। इसका बाय द वे सही जवाब है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सेकेंड जो क्वेश्चन था, जो कि अगेन टफ था, ये मैपिंग का क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन से देश ऐसे हैं जो कि कॉन्गो बेसिन का हिस्सा नहीं है। मतलब कि ऐसा कौन सा देश है जहां पे कॉन्गो बेसिन, आपको कॉन्गो रिवर का बेसिन देखने को नहीं मिलता है। इसका जवाब बाय द वे विच इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन, तो इसका जवाब कैमरून है। ये क्वेश्चन वैसे उतना टफ नहीं था, लेकिन एक ऐसे एरिया से पूछा गया है जिसको कि लोग जनरली रेफर नहीं करते हैं। अगर आप मैपिंग को थोड़ा सीरियसली लेते होते और अगर आपने जनरली जो दुनिया के बड़े बड़े नदियां हैं, जो दुनिया के बड़े बड़े सागर हैं, उनको देखा होता तो शायद आप इसका जवाब दे सकते थे। बट अगेन दिस हैज नथिंग टू डू विद एनसीईआरटी। किसी भी एनसीईआरटी के माध्यम से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। एनी हाउ क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ये वाला क्वेश्चन अगेन आपको एनसीईआरटी से ही आया है। नाउ इसमें आपको तीन चीजें पूछी गई हैं। पहला है अमरकंटक हिल्स के बारे में, दूसरा है बिलीगिरी रंगन हिल्स के बारे में, तीसरा है शेषाचलम हिल्स के बारे में। दोस्तों जो अमरकंटक हिल्स के बारे में पूछा गया है, दे आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड द सह्याद्री रेंजेस। नाउ ये काफी इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगेन जो आपका वो वाला चैप्टर है जो कि हम बार बार बोलते हैं, चैप्टर नंबर 2 इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट वाला, जो चैप्टर नंबर 2 है, जहां पर हम लोग फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो हिल्स के बारे में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अमरकंटक हिल्स विंध्या और सतपुरा के कॉन्फ्लुएंस पे देखने को मिलता है, ना कि सह्याद्री। सह्याद्री दोस्तों यहाँ पर है, वेस्टर्न घाट्स है, सतपुरा यहाँ पर है, ये अमरकंटक है, तो इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। दिस इज रॉन्ग। बिलीगिरी रंगन हिल्स कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। अगेन आपने बीआर हिल्स का नाम सुना होगा, बीआर टेम्पल का नाम सुना होगा, तो बिलीगिरी रंगन हिल्स आपको यहाँ कहीं देखने को मिलता है, बिल्कुल साउथ इंडिया में। सतपुरा रेंज आपको यहाँ देखने को मिलती है। अगेन कोई लेना देना नहीं है, जिसकी वजह से ये भी गलत है। शेषाचलम कंस्टिट्यूट सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ये इसलिए गलत है बिकॉज शेषाचलम जो है वो ईस्टर्न घाट्स का हिस्सा होता है, ना कि वेस्टर्न घाट्स का। तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स अगेन आपके डायरेक्टली गलत हो जाते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, बट डायरेक्टली एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप फिजियोग्राफी वाले चैप्टर में जाकर के मैप्स को देखेंगे, इतना माइंड में आप तो बन जाता है कि अमरकंटक का सह्याद्री के साथ कोई संबंध नहीं है, बिलीगिरी रंगन का सतपुरा के साथ कोई संबंध नहीं है। केवल एक स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग था, शेषाचलम वाला, जिसमें कि पूछा गया है कि ये वेस्टर्न का हिस्सा है या ईस्टर्न का। दैट यू माइट गेट कंफ्यूज्ड ओवर देयर, क्योंकि शेषाचलम के बारे में जिक्र एनसीईआरटी करती नहीं है। लेकिन फिर भी इसके जो जनरली हिल्स के नाम दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि ये फॉरेन नेम्स हैं आपके लिए, आपने ये सारे के सारे नाम कभी ना कभी एनसीईआरटी में देखे ही होंगे। इसका बाय द वे पूरा आंसर भी यहाँ पे मेंशन मैंने किया हुआ है। ये देखिए, ये बीआर टेम्पल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, यहीं पे बीआर हिल्स हैं, और दोस्तों सतपुरा तो आपको इस मैप में नजर भी नहीं आ रहा, तो आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो अगर बात करें शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व की या शेषाचलम हिल्स की, तो अच्छा अगर बात करते हैं शेषाचलम हिल्स की, तो ये दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं ईस्टर्न घाट्स में। इस तरीके से ईस्टर्न घाट्स के सदर्न टिप पे आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल जाते हैं। खैर नेक्स्ट बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो सवाल आया था, जिसमें कि 3 अलग अलग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के बारे में आपसे पूछा गया था। इसमें भी जो एक आपका पहले वाला टॉपिक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड सूरत। अब वैसे ये पुराना है, जो बच्चे पहले तैयारी करते थे 2010, 11, 12 तक तैयारी करते थे, उनको ये पढ़ाया जाता था एज पार्ट ऑफ देयर सिलेबस। लेकिन अभी इसके बारे में उतनी बात नहीं होती, बिकॉज आजकल बात होती है भारतमाला, सागरमाला, जो नए नए प्रोजेक्ट्स जो कि सुर्खियों में चल रहे हैं। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो एनसीईआरटी में बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है, फॉन्ट थोड़ा एनसीईआरटी में ऐसा ही है, जो इनकी पीडीएफ है उसमें ऐसा ही है। ये देख लीजिए, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करी गई है। नॉर्थ साउथ एम्स एट कनेक्टिंग श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर विद कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, एंड द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हैज बीन प्लान्ड टू कनेक्ट सिलचर इन असम विद द पोर्ट टाउन ऑफ पोरबंदर इन गुजरात
विद 3640 किलोमीटर ऑफ द रोड लेंथ। तो यहाँ पर इसकी रोड लेंथ भी लिखी हुई है 4076, यहाँ पे 3640 की रोड लेंथ भी लिखी हुई है। ये अगेन इसका जो पहले वाला पार्ट था दिस वाज वेरी वेरी इजी, ये गलत है, डिब्रूगढ़ सूरत नहीं आएगा इसमें आपका पोरबंदर और सिलचर देखने को मिलता है। और अगेन ये कौन सा चैप्टर है, ये दोस्तों ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर है, क्लास 12वीं की इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी वाली ये वाली जो किताब है उसी में आपको इसका जिक्र देखने को मिल जाता है। जो रिमेनिंग 2 हैं, अब आप कहेंगे ये कहाँ से आ गए, तो ये आ गए करंट अफेयर से। अगेन कैन यू वंस अगेन सी कि यहाँ पर यूपीएससी ने किया क्या, तो ये स्टैटिक वाला पार्ट था और ये करंट अफेयर्स वाला पार्ट था, दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया है। ऑप्शन नंबर 2 क्या था, ट्राइलेटरल हाईवे, जो आपका IMT हाईवे है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड, जो कि दोस्तों शुरू होता है मोरे से जाता है माइसॉट तक। इसमें इन्होंने कहा है कि ये चियांग माई से जाएगा, तो चियांग माई से नहीं जाएगा क्योंकि चियांग माई इसके रास्ते में नहीं आता है। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। BCIM की बात करी है, बहुत बार सुर्खियों में रहता है। इट इज प्रपोज टू कनेक्ट वाराणसी इन यूपी विद कुनमिंग इन चाइना, तो ये आपका कोलकाता से स्टार्ट होते हुए कुनमिंग तक जाएगा। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ये दोनों ही करंट अफेयर्स के हैं, इसके मैप भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर जब ये आएगा माइसॉट तक, तो ये असल में ऐसा उधर से आएगा। चियांग माई जो है ये नॉर्दर्न थाईलैंड में है, तो इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और BCIM ये आपका हाईवे बेसिकली ऐसे यहाँ से आ रहा है, मोरे से आएगा, मैंडले तक आएगा, उसके बाद ये माइसॉट तक आएगा। चियांग माई समवेयर ओवर हियर आपको नॉर्दर्न थाईलैंड में देखने को मिलता है। और BCIM की बात करते हैं तो ये कलकत्ता से शुरू होकर जाएगा कुनमिंग तक, ना कि वाराणसी से कुनमिंग तक। तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट्स गलत हो जाते हैं, ओवरऑल तीनों ही गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी बिकम्स योर करेक्ट आंसर। नन ऑफ द अबव इज करेक्ट ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे NCERT कोर्स को चेकआउट नहीं किया है, प्लीज चेकआउट कीजिए। ये 10 जून तक का ही ऑफर आपके पास अवेलेबल है, जब आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपको इसमें मैक्सिमम सेविंग करनी है तो अभी जाके एनरोल कर लीजिए यूजिंग द कूपन कोड ANI UPSC। आपको इसमें बेसिकली 5000 रुपये में पूरा NCERT कोर्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं। ये पहले वाले 10 क्वेश्चंस एक साथ थे, उसके बाद 72 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर आपको NCERT में देखने को मिलता है। नाउ कौन सी NCERT है, इसमें दोस्तों ये वाली NCERT है, जो कि सबसे कठिन मानता हूं मैं। क्लास 11 की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वाली जो NCERT है, इसका चैप्टर जो आता है आपका चैप्टर नंबर 9, जो कि क्लाइमेटोलॉजी का हिस्सा आता है, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है, विद इन द ट्रोपोस्फेयर वाटर वेपर, ओजोन एंड अदर गैसेज, ये बेसिकली इंफ्रारेड रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। यानी कि वाटर वेपर जो है ये इंफ्रारेड रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेता है। यही पूछा गया है, विद रेफरेंस टू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली अब्जॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। यही इसका सही जवाब है। अगेन आप कहेंगे कि अब देखने में आसान लग रहा है बिकॉज आप हमें सोर्सेज दिखा रहे हैं, बट दोस्तों यही सोर्सेज हम आपको पढ़ने को बोलते रहते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि पेपर इजी था, मैं किसी भी एंगल से नहीं कह रहा हूं कि पेपर अब इजी हो गया है बिकॉज अब देख लिया है, बट मैं यही कहना चाह रहा हूं कि यू हैव टू रीड प्रॉपरली। जो NCERTs हैं उसको अगर शिद्दत से, मेहनत से पढ़ोगे, ईमानदारी से पूरा करोगे, तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको NCERT से ही देखने को मिल जाते हैं। अभी तक हमने देखा कई सारे क्वेश्चंस जो कि गुजरे हैं, अभी भी चल रहे हैं। हमने 10 से भी अधिक क्वेश्चंस देख लिए हैं जिसका सोर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें NCERT में देखने को मिल ही रहा है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन नंबर 73 था, इसका सोर्स NCERT में नहीं है, लेकिन यहां पर किसका, कहां से सोर्स आता है, यहां पर दोस्तों सोर्स आता है PYQs का। एक PYQ था जो कि मैंने काफी ढूंढा, लेकिन मुझे एग्जैक्टली उसका ईयर याद नहीं आ रहा था, तो आई कुड नॉट फाइंड दैट। एक PYQ में पूछा गया था, बल्कि यही स्टेटमेंट था कि ऐसा कौन सा वो वर्ल्ड क्लाइमेट है, ऐसा कौन सा वो ग्लोबल क्लाइमेट है जहां का जो मिट्टी है वहां पर न्यूट्रिएंट्स बेसिकली वॉश ऑफ होते रहते हैं। और वही बात थी कि द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ये वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर की वजह से ऑर्गेनिक मैटर जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये अगर आपने ग्लोबल क्लाइमेट्स को पढ़ रखा होगा, बड़ी आसानी से आप इसका जवाब दे सकते थे। दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन। ये इवन दो NCERT में से नहीं था डायरेक्टली, बट फिर भी इजी क्वेश्चन था फॉर 2 रीजंस, क्योंकि ये PYQ का हिस्सा भी है, तो PYQs तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, एंड साथ ही में ये जनरली भी GC लॉन्ग वगैरह में आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है। स्टेटमेंट 1 जो है आपका इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो एक हिस्सा है ये NCERT में देखने को मिलता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस, लेकिन ये क्वेश्चन टफ था
क्योंकि इसका जिक्र किसी भी एनसीईआरटी में, किसी भी स्टैंडर्ड बुक में हमें देखने को नहीं मिलता जो कि हम जीएस ज्योग्राफी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका जिक्र देखने को मिलता है इन बुक्स सच एज माजिद हुसैन की जो किताब आती है क्लाइमेटोलॉजी की, फिजिकल ज्योग्राफी की, वहां पर आपको देखने को मिलता है। अदरवाइज इसका जिक्र जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, इसका जिक्र दोस्तों देखने को नहीं मिलता है। वैसे आपको बता दूं कि इसमें भी स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो आपका बेसिकली गलत है। इसमें जो आपका टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस जो है ये विंटर के टाइम पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू समर, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। इसका जो स्टेटमेंट नंबर 1 है ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये हमेशा विंटर्स में ही आपको कंट्रास्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मच मोर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द लैंड सर्फेस, ये बिल्कुल सही बात है। हमने कॉन्टिनेंटलिटी के कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है कि पानी को गर्म होने में और ठंडा होने में अधिकतर समय लगता है एज कम्पेयर टू लैंड सरफेस, वहाँ पर ठंडा और गर्म होने में जल्दी हो जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट आपका गलत है, बट इसका एनसीईआरटी से लेना देना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से आया था, इसमें बिल्कुल भी नहीं सोचना था, ये भी दोस्तों वही वाली किताब है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें ये वाला डायग्राम बना हुआ है, स्टेटमेंट्स एज इट इज लिए गए हैं। इसमें बोलता है पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट देखिए, पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स बिकॉज दे ट्रैवल एट अ हायर वेलोसिटी, यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आपको दिखा भी देता हूँ। पी वेव्स मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस, तो यही वाला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर है। बाकी इन्होंने मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन में प्रोपेगेशन की डायरेक्शन की बात करी है। In P waves, the particles vibrate to and fro in the direction of wave propagation, whereas in S waves, the particles vibrate up and down at right angles to the direction of wave propagation. तो यहाँ पर भी directly P waves vibrate parallel to direction of the wave. Direction of vibration of S wave is perpendicular to wave direction in the vertical plane. तो ये भी clearly mention वही है ना कि in S waves particles vibrate up and down यानी कि perpendicular, और इसमें आपका parallel होता है। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही बन जाते हैं। ये बहुत easy question था, एनसीईआरटी से भी था, तो बिल्कुल भी आपको इसको गलत नहीं करना था। समझ आ गया? हैव यू नाउ सीन कितना ज़्यादा रिलेटेबिलिटी है एनसीईआरटी के केस में जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं। इसका सिलेबस वही है, तो ये कहते रहना कि नहीं हमें कुछ और करना पड़ेगा, हमें ज्योग्राफी में कहीं और जाना पड़ेगा। यस, कुछ कुछ केसेस में करंट अफेयर्स की वेटेज आई है, लेकिन अभी भी हम कन्विंसिंगली कह सकते हैं कि एनसीईआरटीज आर स्टिल डोमिनेटिंग, स्टिल रूलिंग ज्योग्राफी जब बात आती है केवल ज्योग्राफी के बारे में। मैं और सब्जेक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहा, मैंने उतनी गहराई से नहीं देखा है पेपर को, लेकिन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को इन एंड आउट परखा गया है एंड क्लियरली देख सकते हैं कि इसके हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब एनसीईआरटी में देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा इसी मौके पर कि हमारा जो अग्निपथ बैच है इसकी एनरोलमेंट्स को हमने बढ़ा दिया है और इसको 7 जून तक हमने कर दिया है। और इसी बैच में आपको मेरे द्वारा मिलने वाला है कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स, जिसमें कि क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड जियोमॉर्फोलॉजी प्रॉपरली पढ़ाया जाएगा। ये वाला जो कोर्स है बैच शुरू हो चुका है। मेरी क्लासेस शुरू होने वाली हैं 16 जून से, और आप मेरा कूपन कोड आनी यूपीएससी एनरोल करते हुए यूज करते हुए इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी जवाब आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलता है। ये वैसे भी एक रिपोर्ट सामने आई थी, वहां से इसको पूछा गया था। विद रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये वाला सवाल हो गया। इवन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नहीं, एक और क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चंस, ग्राउंड बेस्ड वाटर रिसोर्सेज और ये वाला सवाल कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, ये दोनों ही करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये दोस्तों बेसिकली रिपोर्ट थी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जो बेसिकली आपका डाउन टू अर्थ मैगजीन आपने देखा होगा ना, ये उन्हीं के द्वारा, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा निकाली जाती है। उनकी रिपोर्ट थी जिसमें एज इट इज चीजें लिखी हुई थी, जिसमें बताया गया था कि भारत के कितने सारे कोल थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो कि वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स में लगाए गए हैं, तो ये गलत है। बहुत से थर्मल पावर प्लांट्स प्राइवेटली ओन्ड है, तो ये गलत है। बहुत से पावर प्लांट्स सी वाटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी गलत है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत थे। नन ऑफ देम वाज करेक्ट ओवर हियर। नाउ इंटरेस्टिंगली इस क्वेश्चन को आप वैसे भी अगर डील कर सकते थे अगर आपने ये रिपोर्ट को नहीं पढ़ा हुआ था। कैसे? क्योंकि अगर आप देखें तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन था ये, और जनरली हम लोगों ने क्या देखा है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी में गलत होते हैं। नाउ इस साल में भी आपको लगे कि हाँ एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाला शायद इस साल सही हो जाए बिकॉज पेपर पूरा ही बदल चुका है। येस, दैट इज पॉसिबल, बट यहाँ पर वो वाला लॉ लागू हो रहा था कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन आपके गलत ही साबित हुए, और यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स जो है गलत ही हैं। 40% से भी अधिक हमारे ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो कि वाटर स्कार्स एरियाज में रखे हुए हैं।
269 थर्मल पावर प्लांट्स में देखें तो 138 पावर प्लांट्स पब्लिक सेक्टर के हैं और 131 ऑलमोस्ट 50-50 का रेशियो है। इनफैक्ट आपके घर के नजदीक कोई ना कोई ऐसा पावर प्लांट होगा ही होगा जिसको कि प्राइवेटली ओन्ड किया गया होगा। तो ये चीजें बहुत नॉर्मल नॉलेज है। दिस क्वेश्चन हैड नो लिंक विद एनसीईआरटी व्हाटसोएवर, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत टफ में नहीं मानूंगा स्पेसिफिकली बिकॉज एक्सट्रीम इसमें चीजें दी गई थी और इसमें कुछ जीके बेस्ड चीजें भी आपको दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट यूरेनियम एंड कोल की बात करते हैं। इसका अगेन जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, इसका जिक्र तो एनसीईआरटी में हमें देखने को मिलता ही है और इनफैक्ट केवल आपकी एनसीईआरटी ज्योग्राफी में नहीं बल्कि एनसीईआरटी इकोनॉमी में भी देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी की जगह इकोनॉमी वाली एनसीईआरटी का सोर्स लिया है टू शो टू यू कि कौन सी आपको वो एनसीईआरटी है जो कि इकोनॉमी वाली भी पढ़नी है। तो ये एनसीईआरटी इकोनॉमी वाली है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी है। इसमें दोस्तों चैप्टर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, डेटा काफी पुराना है, आई एग्री विद दैट, लिखा हुआ है कि 2003-4 में हमारी 70% जो प्रोडक्शन है पूरी बिजली की एनर्जी मिक्स में, उसमें 70% प्रोडक्शन थर्मल पावर प्लांट्स के माध्यम से हो रही है। नाउ आप कहेंगे डेटा बहुत पुराना है, लेकिन दोस्तों हम लोग 20 सालों में अभी भी अगर देखें तो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन हो रही है वो थर्मल से ही हो रही है और ये हम वेरी वेल जानते हैं, हर साल सुनते भी रहते हैं। इसका लेटेस्ट डेटा भी आप देख सकते हैं, कोल से जो प्रोडक्शन हो रही है दोस्तों वो 49% के आसपास का प्रोडक्शन केवल कोयले के माध्यम से ही अभी भी हो रहा है। यस, प्रोग्रेसिवली बढ़ रहे हैं हम लोग दूसरे सोर्सेज में, लेकिन अभी भी कोल के ऊपर मैक्सिमम रिलायंस बनी हुई है। तो ये वाला स्टेटमेंट आप बड़ी इजीली बता सकते थे कि ये वाला स्टेटमेंट जो है ये डेफिनेटली ट्रू है। वी स्टिल डिपेंड ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। और जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ये अब करंट अफेयर्स वाला स्टेटमेंट था। अगेन कैन यू सी दैट थीम रिपीटिंग, कुछ पार्ट स्टैटिक कुछ पार्ट करंट अफेयर्स का एक ही क्वेश्चन में, और इसी वजह से सवाल डिफिकल्ट बन गए। एक तो ऑप्शंस को घुमा फिरा दिया, ऊपर से एक ही सवाल में 2 एंगल्स पूछे जा रहे हैं, एक स्टैटिक का भी और करंट का भी। स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वाली बात गलत है दोस्तों, बिजली के उत्पादन के लिए इतनी एनरिचमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर इतनी एनरिचमेंट कर लेंगे ना, फिर यूरेनियम से बिजली नहीं बनाएंगे, फिर यूरेनियम से न्यूक्लियर बॉम्ब बनेगा। ये बहुत सुर्खियों में था, पिछला पूरा साल हम देखते आ रहे हैं रशिया ने कितनी चेतावनियां दी हैं न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह को लेकर। दैट इज वेयर ये वाली चीज आपने देखने को मिल जाती है। जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 था। ये क्वेश्चन अगेन करंट अफेयर्स बेस्ड था, इसका भी कोई लेना देना जो है वो एनसीईआरटी के साथ नहीं था। इस पे समय नहीं लगाऊंगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। बट मेरा जो बेसिकली थीम है इस पूरी वीडियो को बनाने का, मेरा मेन पर्पस है वो ये है कि एनसीईआरटी की जो थीम है ना, वो केवल हम इस साल नहीं देखते आए हैं। दिस इज नॉट जस्ट वैलिड फॉर दिस ईयर। इसके पहले आप देख लीजिए, आपको कुछ सवाल दिखाता हूं। ये 2021 का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, पीक्स पूछी गई हैं, माउंटेन्स पूछे गए हैं। आपने देख लिया कि एक तो हिल्स वाली थीम रिपीट होती है। दूसरा दोस्तों, इस क्वेश्चन का डायरेक्टली जवाब आप एनसीईआरटी से आराम से दे सकते थे। ये देख लीजिए, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिपीटिंग थीम देखिए क्या है, मिनरल्स की रिपीटिंग थीम है और इसका भी जवाब आप एनसीईआरटी से बड़ी आराम से दे सकते थे। ये बाय द वे दोनों ही सवाल जो है ये 2022 के पेपर के हैं। 2022 के पेपर का ये वाला क्वेश्चन है, ये भी 2022 के पेपर का क्वेश्चन है। ये देख लीजिए, ये तो खैर बहुत ही सिंपल है, ये भी बाय द वे 2022 में ही पूछा गया था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही सिंपल क्वेश्चन है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर कब होता है। तो ये वो जो आपका 21 जून वाला जब इंटरनेशनल योगा डे होता है तब मनाया जाता है। ठीक है, ये 22 के सवाल थे। 21 के सवाल देख लीजिए। With reference to Indus river system of the following 4 rivers, 3 of them pour into one of them which joins the Indus direct. ये डायरेक्टली हमें एनसीईआरटी में देखने को मिलता है। ड्रेनेज वाली थीम एक साल छोड़ के आ रही है, लेकिन जनरली ड्रेनेज वाली थीम हमें हर साल देखने को मिलती है। ये 21 का क्वेश्चन है, अगेन एनसीईआरटी बेस्ड। उसके बाद 21 का ही क्वेश्चन एक और था जिसमें कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ब्रह्मानी, नागलवली, सुवर्णरेखा, वंशधरा, विच ऑफ द अबव राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स। ये भी दोस्तों बड़ा सिंपल आपका अगेन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही है। सो आई कैन गो और भी पीछे 2012-13 से भी आपको दिखा सकता था, लेकिन वीडियो बहुत लंबी बन जाती। आई वॉन्टेड टू जस्ट टेल यू द सिंपल आइडिया, एनसीईआरटीज अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ही हैं जब भी हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। आई एम नॉट वाउचिंग फॉर अदर सब्जेक्ट्स, लेकिन फॉर ज्योग्राफी डेफिनेटिवली कह सकते हैं, डिसाइसिवली कहा जा सकता है कि एनसीईआरटीज अभी भी आपका ब्रह्मास्त्र हैं, उसके बगैर आप पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। अभी तो मैं मेंस में नहीं गया हूँ, मेंस में तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज के माध्यम से ही अटेम्प्ट हो सकते हैं। सो प्लीज गाइज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एनसीईआरटीज को लाइटली ना लें।
आई होप कि आपने कुछ और वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर जो कि बताएंगी कि एनसीईआरटीज़ हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए कितनी रेलिवेंट है, सो दैट मेरा भी पॉइंट और ज़्यादा रेलिवेंट हो सके। बट ज्योग्राफी के लिए तो एनसीईआरटीज़ सबसे ज़्यादा रेलिवेंट हम लोग सोर्स मान सकते हैं। ऑल राइट, ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जाने से पहले बताना चाहूँगा एक बार फिर से कि हमारा हिंदी बैच भी आने वाला है। इंग्लिश बैच तो शुरू हो चुका है, हिंदी बैच आने वाला है 15 जुलाई से। इसमें एनरोल नहीं किया है तो कर सकते हैं यूजिंग द कूपन कोड अनि यूपीएससी। और हमारा डेडिकेटेड सीसैट बैच भी आने वाला है जिसमें कि अगेन आप लोग एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। ये मात्र 2500 में आपको अवेलेबल करवाया गया है। हिस्ट्री का मॉक टेस्ट होने वाला है कल के दिन, एनरोल कर सकते हैं। कल संडे है, आराम से बैठ के दे दीजिए इसको। एंड अलग से हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जिसमें प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 3000 की और मेंस की टेस्ट सीरीज 2500 में अवेलेबल करवाई गई है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।